आप सभी सानंद स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों के बाद पुनः आपसे बातचीत करने, वार्तालाप करने उपस्थित हुआ हूं। भारत ऋषि मुनियों, तपस्वियों, समाज सुधारकों की भूमि रही है। गुलामी की कुछ शताब्दियों को छोड़ दे तो यहाँ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और उच्च सांस्कृतिक मूल्यों वाला रहा है। स्वर्णिम भारत की बात करते करते हमें गुलामी की दर्दनाक कथाएं भी याद रखनी चाहिए। गुलामी की शुरुआत वैचारिक स्तर पर होती है, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने के लिए राष्ट्र, समाज, धर्म, संघ या खुद के परिवार को भी नजरअंदाज करता है, तब गुलामी की शुरुआत होती है। यह वैचारिक, शारीरिक और आर्थिक भी हो सकती है। दोस्तों, आपसे आज की वार्ता का विषय भी यही है कि आर्थिक मजबूरियों से कैसे बचे। नरेंद्र मांडोतर का जय जिनेंद्र। अपनी वार्ता एक छोटी सी प्रासंगिक घटना से कहना चाहूंगा। एक किसान रोज सुबह अपने खेत को जोतने के लिए जल्दी 4 बजे ही उठ जाता था। सूर्योदय के पूर्व का घना अंधकार होता था, पर शीतलता भी अपार थी। सुबह जल्दी उठाकर अपने दोनों मजबूत बैल के साथ खेत जोतने वाली गाड़ी को तैयार करता था। खेत में ही कुआं था। पुराने जमाने में कुएं में से पानी भरने के लिए चमड़े से बने विशेष तरह के बेग या बाल्टी जैसे उपकरण होते थे। किसान कुएं में से उस बेग में पूरा पानी भरकर अपने खेत में क्यारी, जो कि पेड़ पौधों के पास पानी डालने का विशेष स्थान निर्धारित होता है, वहां जाता है तथा एक से दूसरी जगह इस तरह दिन भर क्यारियों में अपने बैलगाड़ी के द्वारा पीछे लगे पानी के बेग से छिड़काव का कार्य करता है। पर उसके आश्चर्य के बीच पानी तो दिन भर की जगह प्रथम 1-8 घंटे में ही खाली हो जाता था। अब यह तो उसके लिए दैनिक परेशानी बन गई थी। सुबह से शाम तक किसान और उसके बैल दोनों ही थक जाते थे, पर सभी क्यारियों तक पानी पहुंचा ही नहीं पाते थे। किसान समझ ही नहीं पा रहा था ऐसा कैसे होता है। वास्तव में पानी भरने का जो साधन, जिसे कोस भी कहा जाता है, उसमें कई छोटे बड़े छेद हो गए थे और उन छेद से पानी निरंतर बहता ही रहता था। इसलिए किसान को पानी वाली समस्या निरंतर हो रही थी। अब किसान क्या करें? निरंतर दिन भर दौड़ धाम करे, बैलों से भी बहुत ही मेहनत कराए, या फिर पानी के अपव्यय को पहचाने, छेद की पहचान करे और छेद से बहने वाले पानी को तुरंत बंद करे। एक राय में आप और हम सभी यही कहेंगे कि किसान को सबसे पहले पानी के अपव्यय को बंद करना होगा। छेद भरने पड़ेंगे तो ही वह शांति से कम समय में ही सभी जगह पानी पहुंचा सकता है। यह कहानी या घटना सिर्फ उस किसान तक सीमित नहीं है। आज तो अधिकांश में धर धर की कहानी हो गई है। हमारी आय के साधन सीमित है, आय भी अनिश्चित होती जा रही है, और ऐसी स्थिति में कई खर्चे जैसे कि व्यसन, होटल, सिनेमा, क्लब फीस, रिचार्जिंग, किटी पार्टियां, आडंबर दिखावा, महंगे उपहार, पेट्रोल आदि और अन्य अनावश्यक मौज सुख में बीत जाते हैं, और फिर अर्थ की कमी या अति कम बचत की स्थिति आदि का निर्माण होने लगता है। पानी यह हमारी आर्थिक संपन्नता है, और छेद अर्थात अनेक अपव्यय यह हमारी तरफ से उसका बिगाड़। बस हमें इन्हें बंद करना है। यदि हमें सम्मान, शांति और रुचि से जीना है, सिर उठाकर जीना है, तो सारे छेदों को बंद करना होगा। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस किसान की तरह दिन भर स्वयं और दोनों बैल की तरह श्रम करके भी तनाव में रहना है, या अतिरिक्त व्यय के छेद बंद कर आर्थिक आजादी से जीवन जीना है। गुजरात के महान समाज सुधारक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री रविशंकर जी महाराज कहा करते थे कि अनचाहे खर्चों, ऐसे खर्च जिसके बिना काम चल सकता है, उसे बंद करके, समाप्त करके बचत बढ़ाई जा सकती है और आर्थिक आजादी का भी अनुभव किया जा सकता है। आर्थिक मजबूरियां खत्म की जा सकती है। हमारे तो पूर्वज कह भी गए हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका अर्थ यही है कि अपनी आय, क्षमता या संसाधनों के अनुसार ही आवश्यक खर्च करना चाहिए। इस वार्ता का सार: एक, अनावश्यक खर्च की पहचान करे और उसे तुरंत बंद करे। 2, अपनी आय और क्षमता बढ़ाने के साथ भविष्य के आपातकालीन खर्च के लिए बचत भी बढ़ाए। आप सभी की आर्थिक मजबूतियां बढ़े, बचत और आमदनी बढ़े। धन लाभ के साथ धर्म लाभ की चेतना निरंतर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। नरेंद्र मांडोतर। फिर मिलेंगे एक नई वार्ता के साथ, एक नए पहलू के साथ, एक नवीन ऊर्जा के साथ। शुभकामनाओं सहित नरेंद्र मांडोतर।